ओके, तो हमने बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कवर किया था इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी को कवर किया था। उसके बाद हमने कॉमर्स भी देख लिया था, कॉमर्स क्या होता है, और उसमें दो पार्ट्स आते हैं आपके, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो हमें इन दोनों के बारे में डिटेल में हम देखेंगे। ट्रेड में जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो पार्ट्स होते हैं, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये सारे कवर होते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं डिटेल में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया था कॉमर्स वाला। अब हम ट्रेड में देखेंगे, है ना। ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं ट्रेड। एक होता है आपका इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल, आप इसे रिपीट कीजिए वर्ड इंटरनल। इन मीन्स अंदर, इनका मतलब क्या होता है? अंदर। एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर, है ना। कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं, एक्सटर्नल ट्रेड, है ना। तो वो क्या है? बाहर, यानी कि हम बाहर से लिंक्ड कर रहे हैं, और इंटरनल को हम लिंक कर पा रहे हैं कि कोई चीज़ अंदर हो रही है ना, इंटरनल। सो इंटरनल इन दैट मीन्स जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो विद इन दी कंट्री कर रहे हैं, अपने देश के अंदर कर रहे हैं, तो उसे इंटरनल कहेंगे। ठीक है, मतलब हम अपने घर में ही कुछ काम कर रहे हैं तो हमको कहेंगे वो इंटरनल है ना। तो यहाँ पे भी जो ट्रेड जो भी हम कर रहे हैं वो क्या है? इंटरनल ट्रेड किसे कहेंगे? जो हम विद इन अ कंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में है तो इंडिया के अंदर जो हम ट्रेड करेंगे उसे इंटरनल ट्रेड कहेंगे। इंटरनल ट्रेड में दो तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है होलसेल एंड एक होता है रिटेल। रिटेल मीन्स आप जब आपके पास में जो रिटेल शॉप होती हैं, यानी कि आप जब स्टेशनरी लेने जाते हैं, कोई भी पेंसिल, पेपर, पेन, कुछ भी लेने जा रहे हैं, या सुबह के नाश्ते के लिए आप मैगी लेने जाते हैं शॉप पे, तो वो क्या होती है? वो रिटेल शॉप होती है ना। वो जो शॉप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेल। जो कि कहाँ से बाय करते हैं, इनके पास प्रोडक्ट कहाँ से आता है? रिटेलर के पास कहाँ से आता है? होलसेलर। ये कहाँ से लेते हैं? होलसेलर से लेते हैं अपना माल, अपना जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से लेते हैं? ये होलसेलर से लेते हैं। और होलसेलर्स के पास कहाँ से आता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लोग कहाँ से लेते हैं? मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग जो होती, जहाँ से होती है, ये वहाँ से अपना लेते हैं। तो ये इंटरनल ट्रेड में आपका जो होलसेलर है और जो रिटेल है, ये दोनों तरीके के ट्रेड किस में कवर होंगे? इंटरनल में। क्लियर है? ठीक है। होलसेल कैसा है? जो कि कहाँ से परचेज करते हैं आपके होलसेलर जो है, वो कहाँ से परचेज करते हैं? मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं एक लार्ज क्वांटिटी में। अब जैसे मैन्युफैक्चरर के पास काफ़ी, जैसे उसने प्रोडक्शन किया, वो करीबन 1 लाख का कर दिया। कितना कर दिया? 1 लाख का प्रोडक्शन किया उसने, है ना। 1 लाख यूनिट का उसने प्रोडक्शन किया। अब रिटेलर जो है, छोटी छोटी दुकानों पे जो उनके आपके आसपास दुकानें होंगी, आपने देखा होगा, क्या वो इतना क्वांटिटी में माल अपने पास रख पाते हैं? नहीं, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी सारी वैरायटी में माल रखना होता है। ठीक है, जैसे एक, अगर आप स्टेशनरी के पास भी जा रहे हैं, स्टेशनरी पे भी आप जा रहे हैं, तो उनके पास क्या बुक्स अकेली होंगी? नहीं, बुक्स होंगी, नोट्स बुक होंगी, नोटबुक भी होगी, है ना। और पेन भी होंगे, पेन में भी वैराइटीज़ होंगी, फिर पेंसिल होंगी, आपके स्टिकी नोट्स हुआ, काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके पास, काफ़ी वैरायटी में प्रोडक्ट होते हैं, और एक ही वैरायटी के काफ़ी उसमें भी वैरायटी होती है ना। जैसे ये नोटबुक हैं तो कुछ आपकी होंगी रजिस्टर होंगे, कुछ प्लेन होंगे, कुछ लाइनिंग वाले होंगे, कुछ मैथ्स वाली होंगे, है ना, बॉक्सेस वाली जो नोटबुक आ रही है, कुछ मोटी होंगी, कुछ पतली होंगी, किसी की पेपर क्वालिटी अच्छी है, किसी की नहीं है, तो इसमें भी वैरायटी करनी है। पर ये जो कंपनी है, वो जो ये जैसे इसने एक 1 लाख की जो क्वांटिटी बनाई है, ठीक है, नोटबुक की बनाई है, ठीक है, तो वो सेम क्वांटिटी ये पूरा पूरा रिटेलर परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, ये कहाँ से परचेज करेगा? क्या वो इतने अमाउंट की अगर एक ही क्वांटिटी, क्योंकि उसे वैरायटी रखनी है, क्योंकि कस्टमर कोई सा भी प्रोडक्ट उससे डिमांड कर सकता है, तो उसे अपने पास क्या रखना है? वैरायटी रखनी है। वैरायटी, अगर वो एक ही प्रोडक्ट की इतनी सारी क्वांटिटी वो अपनी शॉप में रख लेगा, तो उसको काफ़ी सारा फंड चाहिए पड़ेगा, क्योंकि उससे तो बहुत सारे आइटम रखने हैं। तो इसीलिए वो क्या करता है? थोड़ी थोड़ी अमाउंट में रखता है। कौन? रिटेलर। ठीक है, और ये क्या है? होलसेलर। अब होलसेलर क्या करता है? कम चीज़ों में डील करता है, वो अपने पास वैरायटी कम रखेगा, लेकिन पर काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखेगा। ठीक है, वो होलसेलर। तो ये रिटेलर किसके पास जाएंगे? होलसेलर के पास जाएंगे। ये होलसेलर जो है वो कहाँ से लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से। जैसे कि ये इसने 1 लाख का क्वांटिटी इसने क्या किया है? मैन्युफैक्चरिंग की है, तो ये क्या करेगा? अपना
2 लाख क्वांटिटी इसने इस वाले होलसेलर को दे दी, सॉरी दैट इज 20, ठीक है 20 दे दी। 20,000 जो क्वांटिटी है उसने इसको दे दी, किसको दे दी, होलसेलर को दे दी, ठीक है। 20,000 उसने किसी और को दे दी, 50,000 क्वांटिटी उसने किसी और होलसेलर को दे दी, ठीक है। ऐसे करके उसने अपना पूरा जो अमाउंट है उसका, मैन्युफैक्चरर की जो क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की है वो सारी उसने सेल कर दी। और इसको किस मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ा, मैन्युफैक्चरर को केवल 4-5 लोगों से डील करनी पड़ी, है ना, 4-5 ही लोगों से डील करनी पड़ी, ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाना पड़ा। ये हुआ काम मैन्युफैक्चरर का। अब होलसेलर क्या करेगा, उसने 20,000 यूनिट्स ले ली हैं, तो ये क्या करेगा, अब इसकी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देगा इसको। जैसे कि इसने 1,000 की बना ली कि आपको 1,000 मिनिमम परचेज करना है, मैं तो ही दूंगा। तो इसको करीबन कितने कस्टमर से मिलना पड़ेगा, 20 कस्टमर से मिलना पड़ेगा, और इसका भी माल खत्म। इसकी भी क्या है, इतनी टेंशन इसको भी ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा लोगों से डील नहीं करना। और ये अपने कितना 1,000 का, अब ये 1,000 रिटेलर्स ले सकते हैं। हो सकता है 1,000 ले लें या 500 ले की क्वांटिटी अब परचेज करते हैं, इनको अच्छा लगेगा। अगर यहाँ पे सेल हो रही होगी तो इसकी वो रीऑर्डर कर देंगे, उससे दोबारा परचेज कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा होगा तो वो नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से काम चलता है। कैसे चलता है कि मैन्युफैक्चरर ने जो बहुत बल्क अमाउंट में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, फिर उसको वो कन्वर्ट करके थोड़ा सा छोटा अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं क्वांटिटी में, और किसको दे देते हैं, होलसेलर को। होलसेलर उसको अगेन ब्रेक करते हैं और फिर वो किसको दे देते हैं, रिटेलर को दे देते हैं, है ना। अब इसमें हो सकता है, वैसे ही इसका यही प्रोसेस है, लेकिन हो सकता है होलसेलर के पास भी एक और होलसेलर आ जाए, ये अगेन उसको छोटी डिमांड यूनिट में कन्वर्ट करके इसको दे दे, फिर वो इसको दे। मतलब हो सकता है यहाँ पे मिडल मैन ज़्यादा आ जाए, है ना, मिडल मैन और भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन पर प्रोसेस इसका यही होता है कि मैन्युफैक्चरर के पास मैन्युफैक्चरिंग बनाता है, देन होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर आपको रिटेलर के पास जाएगा, और आप लोग जाके रिटेलर से, कंज्यूमर कहाँ जाएगा, रिटेलर से जाके परचेज करेगा, ठीक है। ये इसकी पूरी सीरीज होती है, पूरा साइकिल होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा है इंटरनल ट्रेड, होलसेलर एंड रिटेलर का बिजनेस, होलसेल एंड रिटेल। तो होलसेल में क्या है, बाय फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड बाय फ्रॉम होलसेलर इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका, ओके। देन चलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, एक्सटर्नल यानी कि हम कहीं बाहर भी इसमें जुड़े हुए हैं, बाहर से भी जुड़े हुए हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या आ गया आपका, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, ठीक है। तो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में सुना ही होगा, जानते ही होंगे आप लोग इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है। इंपोर्ट क्या है, यानी कि जब हम, जैसे ये हमारे इंडिया है, ठीक है, इंडिया किससे डील कर रही है, किससे आप करवाएंगे, यूएसए से कर लें, पाकिस्तान से डील करने से क्या मतलब, या चाइना, चाइना बहुत चल रहा है भाई हमारे, ये है चाइना, है ना, और यूएसए। जब इंडिया में क्या ज़्यादा होता है, लाइक फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, उसके यहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा हुआ, क्या टमाटो बहुत ज़्यादा हो गए, उसने क्या किया कि हमारे यहाँ ख़राब हो रहे हैं, जहाँ कम है वहाँ भेज देते हैं, तो इसने इसको यूएसए को दे दिया, और चाइना में भी सप्लाई अपनी कर दी। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा टमाटो हुए, उसने यूएसए में भी सप्लाई कर दी, चाइना में सप्लाई कर दी, तो इसे आप कहेंगे इम्पोर्ट। सॉरी, 1 मिनट, गलत हो गया ये हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। क्या हुआ हमारा, एक्सपोर्ट। हमने क्या कर दिया, जो हमारा एक्सेस था उसको निकाल दिया, है ना। हमने, हमारे यहाँ टमाटो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा एक्सेस था, हमने निकाल दिया, यूएसए में सप्लाई कर दी, चाइना में, तो ये हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं हमारे इंडिया में, इंडस्ट्री क्योंकि बहुत कम है, तो इसलिए क्या किया, चाइना से और यूएसए से हमने ये टेक्नोलॉजी वगैरह या कुछ भी, हम एंड्रॉयड की बात कर लेते हैं, चाइना से हमने लिया, ठीक है। चाइना से इंडिया में आया, यूएसए से इंडिया में आया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अब यहाँ से हमारे यहाँ आ रहा है, फॉरेन से इंडिया में आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इम्पोर्ट। हमारी कंट्री के लिए क्या अच्छा है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है। वैसे होना तो दोनों ही चाहिए, पर
एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, उससे हमारा फॉरेन ट्रेड जो है अच्छा होगा, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। समझ में आ रहा है फॉरेन करेंसी कैसे आएगी? ये हमारा इंडिया है, लाइक, ठीक है, ये इंडिया है, ये चाइना मान लेते हैं, ये चाइना है आपका। अब फॉरेन करेंसी कैसे आएगी एक्सपोर्ट से? हमने इसको प्रोडक्ट सप्लाई किया, प्रोडक्ट में आप क्या सप्लाई कर रहे हैं, लाइक टमाटो या कुछ भी, हमारा जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मसाले हमारे यहाँ के, तो हम वो मसाले जो हैं यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये सप्लाई किया, चाइना को दिया, चाइना इसके रिटर्न में हमें क्या देगा, करेंसी देगा, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। यूएसए जो है हमारा हमें क्या देगा, करेंसी देगा, डॉलर में सब पेमेंट करेगा, तो ये हमारे पास डॉलर आएगा। तो डॉलर जो आएगा उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फर्दर, हमें जो भी कुछ अपनी ज़रूरत का चाहिए उसे परचेज़ करने में। काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जिसमें हमें फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। लाइक हम जब इंपोर्ट करेंगे, है ना, यही केस अगर हम उल्टा कर दें, यही वाला केस हम अगर उल्टा कर दें कि हमें कोई चीज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कम है, मेडिसिन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कोरोना काल में हमें नहीं पता था क्या करना है, कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए, तो हमें क्या कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से लेंगे, तो हम लेंगे, इन रिटर्न हमें क्या देना पड़ेगा, हमें इनकी इनकी जो डॉलर वगैरह हैं उसमें हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो ये जो पेमेंट हम इसमें करेंगे, हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, वैसे दोनों ही अच्छे हैं, ऐसे हम इकोनॉमिक्स में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने देखा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। इंपोर्ट क्या है, बाय फ्रॉम दी फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री फॉर होम कंट्री, ठीक है। फॉरेन कंट्री से आप परचेज कर रहे हैं अपनी होम कंट्री के लिए, हमारे केस में क्या है, होम कंट्री इंडिया, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या है, बाय कर रहे हैं फ्रॉम होम कंट्री फॉर फॉरेन कंट्री, ठीक है। यहाँ पे जो बाय हो रहा है होम कंट्री से हो रहा है फॉर फॉरेन कंट्री, यानी कि फॉरेन कंट्री बाय कर रही हैं आपकी इंडिया से, तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। उनके लिए क्या होगा कि वो परचेज कर रहे हैं तो वो उनके लिए इम्पोर्ट है। हम परचेज करेंगे फॉरेन कंट्री से तो वो हमारे लिए इम्पोर्ट है। हम अगर सेल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपोर्ट है, वो अगर सेल कर रहे हैं तो वो उनके लिए एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया। अब बात आती है तो फिर इंटरपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट क्या होता है, बाय फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर फॉरेन कंट्री, ठीक है। अब ये है हमारा इंडिया, ये चाइना एंड ये यूएसए, ठीक है। ओहो, ये चाइना एंड यूएसए हो गया हमारा, ओके। ये हमने परचेज़ किया चाइना से, एंड इसको लेके जो भी हमने हमारा बिजनेस था यूएसए में उसके लिए परचेज़ किया, इसकी यहाँ पे सप्लाई कर दी ताकि यहाँ पे हम अपना सेल कर सकें। हमने क्या किया, यहाँ से परचेज़ करके हमारे पास आ गया माल, फिर हमने इसे लेके यूएसए में ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। हमने परचेज चाइना से किया लेकिन हमारी होम कंट्री के लिए नहीं किया, किस लिए किया, दूसरी कंट्री के लिए, क्योंकि दूसरी कंट्री में हमारा बिजनेस है, तो हमने इससे परचेज करके फिर क्या किया, इस पे सप्लाई कर दी। इससे हमने क्या लिया गया है, प्रोडक्ट लिया है, इससे हमने प्रोडक्ट लिया और इसको दे दिया। यहाँ पे अपना बिजनेस के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से हमने इसके लिए परचेज़ किया, फॉरेन कंट्री से फॉरेन कंट्री के लिए परचेज़ कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इंटरपोर्ट। वैसे ये बिजनेस के लिए किया जाता है या फिर चैरिटी पर्पस भी हो सकता है, रीज़न कोई भी हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंटरपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री से परचेज़ करके फॉरेन कंट्री के लिए ही कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इंटरपोर्ट, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब आते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। हमने देखा था कॉमर्स में कितने पार्ट्स थे, कॉमर्स में आपके 2 पार्ट्स थे, है ना, एक था ट्रेड, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ये हमने ट्रेड देख लिया, इंटरनल और एक्सटर्नल देख लिया हमने। इंटरनल में कितने, होलसेल रिटेल, होलसेल रिटेल इंटरनल। एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें हेल्प करती हैं ट्रेड करने में, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है, लाइक ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये रिटेलर है, तो यहाँ से ये रिटेलर नहीं है, आप कंज्यूमर हैं, ये कौन है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। तो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए तो वो यहाँ पे आके लेगा क्या,
नहीं ना। जैसे ये कहाँ पे है हमारा, तमिलनाडु, ये कहाँ है, कश्मीर में बैठा है। अब कंज्यूमर को चाहिए ये प्रोडक्ट तमिलनाडु पे आएगा, किराया खर्चा करके, टाइम निकाल के, उसके बाद वो परचेज करेगा। हाँ, ये तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, बहुत इतना टाइम वेस्ट करेगा, तब तक वो उसका कोई सब्सिट्यूट निकाल लेगा, भाई रहने दो हम कुछ और से काम चला लेंगे, किसी और चीज़ से काम चलाएंगे, है ना। अगर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो वो बात अलग है, उसे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इतनी। तो ये चीज़ क्या सही है, नहीं है। तो इसके लिए क्या, जिस हमने यहाँ पे बनाया है प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, तो ये ज़रूरी है कि ये उस जगह पे मिले जहाँ इसकी डिमांड है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि तमिलनाडु में बना है तो तमिलनाडु में ही पूरा कंज्यूम हो जाएगा, या फिर और कहीं पे डिमांड नहीं है। अगर ये तमिलनाडु में भी इसकी डिमांड होगी, आंध्र प्रदेश में होगी, यूपी में होगी, एमपी का हर जगह इसकी डिमांड है, तो वो हर जगह वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। वो किसकी हेल्प से होगा, ट्रेड की हेल्प से होगा, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से होगा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से होगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड की हेल्प से होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस का जो प्रॉब्लम है, हमने प्लेस का जो प्रॉब्लम है, अभी हमने देखे थे कुछ जो बाधाएं आ रही थी हमारे ट्रेड में करने में हमें, यानी कि हिंड्रेंसेस जो थे उसको ओवरकम किया था। किस तरीके से किया था, ट्रांसपोर्टेशन करके, उससे हमारा प्लेस का जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हुआ था, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन करके हमने प्लेस का प्रॉब्लम ख़त्म करना है। फिर आता है कम्युनिकेशन। अब उस प्रोडक्ट में, जैसे ये तमिलनाडु में है, ये कश्मीर में है कंज्यूमर हमारा, और हम मैन्युफैक्चरर जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और कंज्यूमर कहाँ पे है, कश्मीर में। तो अब अगर इस प्रोडक्ट को, अब उसने परचेज तो कर लिया, अब उससे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, या उस प्रोडक्ट में कोई जैसे लाइक आयरन मशीन उसने लिया और उसमें उसने चालू किया, और चालू करते ही उसमें धुआं निकलने लगा, तो अब उसे पता ही नहीं भाई कि अब मैं क्या करूँ। हालांकि उसमें सारे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, और जहाँ से आपने परचेज़ किया वहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कस्टमर सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं ना। उस पर प्रोडक्ट के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, जिससे हम कस्टमर सर्विसेज के नाम पे अगर आप फ़ोन करके उसकी इंक्वायरी, अपनी इंक्वायरीज जो होती हैं वो कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या वहाँ पे जाएगा ये तमिलनाडु में जाए कंज्यूमर, जाके अपनी प्रॉब्लम सुनाए, वहाँ पे प्रोडक्ट लेके जाए, ये कैसा प्रोडक्ट बनाया है आपने, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है कि वो फ़ोन लगाए, फ़ोन लगा के ऑन कॉल अपनी प्रॉब्लम बताए, ये लोग इसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको, कम्युनिकेशन करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब बात कम्युनिकेशन से कंप्लीट हो सकती है तो इतना ट्रेवल करना ज़रूरी नहीं है ना। तो ये चीज़ है, ये भी हमें हेल्प करेगी किस में, ट्रेड करने में। ठीक है, तो ये हुआ। फिर आता है आपका नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग। क्योंकि अब लोगों को, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया है, पर लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट होता है कि नहीं दुनिया में। लाइक हाईलाइटर, जो आपने देखा है, हाईलाइटर, है ना, हाइलाइटर देख लें, कुछ ऐसा होता है ना, हमने ये छुपा दिया फिर भी दिख रहा है, देखो हाइलाइटर, हमने हाईलाइट कर दिया। तो अगर इसका यूज़ है कि नहीं है, कुछ है ना। हम अपना जो रीडिंग करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं, ताकि हमें बाद में पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस प्रोडक्ट के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या ले पाएंगे इसको। लोगों ने जाना, अच्छा ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में। लोग तो पेन ही चलाना जानते थे, अंडरलाइन कर देते थे, फिर आया हाईलाइट करने का सिस्टम। तो ये सारा अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो कैसे परचेज करेंगे वो लोग। तो ये चीज़ हेल्प करेगी आपको किस में, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपको हेल्प करेगा, तो उससे क्या होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, है ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। फिर आता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। हो सकता है आपको ज़रूरत, कंज्यूमर को ज़रूरत अभी है पर उसके पास फाइनेंस ही नहीं है ना। तो वो क्या कर सकता है, बैंक के पास जा सकता है, लोन ले सकता है, लोन लेने के बाद उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट है उसको वो परचेज कर सकता है बाय लोन लेके, या फिर फाइनेंस करा के, है ना, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता रहेगा, फाइनेंस करवा सकता है उसको, है ना, ईएमआई भर सकता है, उसकी काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो इसको यूज़ करके वो अपनी प्रॉब्लम कर सकता है। या फिर जो ट्रेडर्स है, जो यानी कि जो मेकर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको प्रोडक्ट बनाना है पर उसके पास फाइनेंस नहीं है, तो वो भी किसके पास जा सकता है, बैंक के पास जा सकता है। ये हमारी बैंक है और वो बैंक के पास जा सकता है, फाइनेंस अपना लोन लेके प्रोडक्शन कर सकता है, दैन उसको सील करके अपना लोन ख़त्म करवा सकता है ना। तो ये सारी केसेस हो सकते हैं। तो ये भी हमें ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, है ना। ट्रेड कहाँ से स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्ट बनाया और बेचा, कंज्यूमर के पास पहुँचना,
इसी को पूरा ये ट्रेड है, ट्रेड साइकिल है, तो ये हेल्प करती है, ठीक है। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करेंगी आपको ट्रेड में। फिर आता है वेयर हाउसिंग, लाइक आपने प्रोडक्ट बना लिया, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। हमने कॉमर्स में डिस्कस किया था कि कॉमर्स क्या है, तो वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये वेयर हाउसेस भी ये है कि जब हमारा टाइम हमें जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे हमें अवेलेबल करवाना, ये किसका काम होता है, कॉमर्स का, ठीक है। हमने समर में हमने कर लिया, लेकिन उसकी डिमांड जो है विंटर में होने वाली है, तो इतना टाइम पीरियड है, तब तक उसको स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेयर हाउसेस की। क्लियर है, ठीक है, वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी हमें ट्रेड में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है आपका, इंश्योरेंस, ठीक है। आपने क्या किया, वेयर हाउसेस में लेके रख दिया स्टोर करके, ये घर बन गया आपका, इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं, ये वेयर हाउसेस है, ठीक है। आपने स्टोर कर दिया, लेकिन पर कोई चोर आया भैया, ये चोर डाकू थे, हंस रहे हैं, ये काफ़ी सारे प्रसन्न है, टीका लगा के आए हैं और अपना बंदूक लेके, ये क्या करने आए हैं, चोरी करने आए हैं। बंदूक है, ये चाकू है, जो भी है, ये आए चोरी करके ले गए। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फार्मर्स जो है या जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो कैसे बिलीव कर पाएंगे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे सेव करके रख सकते हैं। तो वो प्रोडक्शन भाई अभी नहीं करेंगे, हम विंटर में करेंगे, जब डिमांड होगी तभी करेंगे, जितना होगा उतना कर लेंगे, क्या फ़ायदा चोरी लेके जा रहे हैं, या फायर लग गई, आग लग गई। तो ऐसी सारी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करा लेंगे तो बंदे क्या रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है उसको टेंशन फ्री हो जाएगा और अपना काम आगे कर पाएगा, है ना। फिर आता है बिजनेस रिस्क। तो जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क तो होना ही होना है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हमने कवर कर लिया ना। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड कोई भी इंटरनल पार्ट है, पहले तो कॉमर्स का ही इंटरनल पार्ट है, जो कि हम देख चुके हैं कि कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है, एक एड्स टू ट्रेड आता है, यानी कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड आता है। तो ट्रेड क्या है, ये मैं शायद आपको बताना भूल गई, एक लाइन में हम इसे डिफाइन करेंगे कि ट्रेड क्या है। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स को या फिर सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, या तो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इसी को आप ट्रेड कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस या फिर एक ऐसी एक्टिविटी इन विच यू आर परचेजिंग और सेलिंग गुड्स ऑफ सर्विसेज, यही क्या है, ट्रेड है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई थी। तो ट्रेड क्या है, एक एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी इन विच यू आर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इज अ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड, इसके अलावा ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, जो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट मीन्स जो हमारे ट्रेड में हमें हेल्प करते हैं, दैट इज एक्टिविटी विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड इज नोन एज द ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और हम कह सकते हैं एड्स टू ट्रेड, ठीक है। एंड इस एक्टिविटी में भी क्या होता है, दिस एक्टिविटी मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजी। हम बाइंग सेलिंग ही कर रहे हैं, पर ये क्या कर रही है, हमें हेल्प कर रही है, हमें खरीदने और परचेज करने में और सेल करने में हमें हेल्प कर रही है, उस मेथड को, उस चीज़ को ईजियर कर रही है, दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, हम बात कर रहे थे बिजनेस रिस्क की। तो जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क तो हो गई। आपने कभी भी वर्ड अगर बिजनेस सुना है तो आपके माइंड में आया होगा कि हाँ बिजनेस है तो रिस्क है ना। तो जहाँ बिजनेस होगा वहाँ रिस्क तो होना ही होना है। तो रिस्क का मतलब क्या है, यहाँ रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, कि यहाँ पे लॉसेस। आप बिजनेस करते हैं किस लिए करते हैं, विद द एम ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग। आपका एम क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो रिस्क है यानी कि आप लूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेट प्रॉफिट, आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट कितना होगा। लाइक आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 10 रुपये का किया, तो आप सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि मुझे 15 रुपये में से सेल कर दूंगा और 5 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या ये फिक्स है, नहीं है। हो सकता है जो कंज्यूमर है वो आपको 12 ही रुपये दे, ठीक है। हो सकता है 12 में परचेज करे वो, सेलिंग प्राइस आपकी बेशक 15 है, लेकिन वो जो MRP आपकी बेशक 15 है। एक मिनट, ओके मैं इसको फिर से डिफाइन करती हूँ। ओके, कॉस्ट आपने लगाई 10 रुपीज़, आपने इसकी MRP रखी, MRP कितनी रखी, 15 रुपीज़, पर आपकी सेलिंग प्राइस क्या रही, कंज्यूमर रेडी हुआ 12 रुपीज़ में परचेज करने के लिए। कितना दिया उसने, 12 रुपीज़। ओके, तो आपका जो बेनिफिट है, प्रॉफिट कितना हुआ,
₹2 का। तो यहाँ पे आपका डिफाइन नहीं है, आपने सोचा था ₹5 मिल जाएगा लेकिन आपको कितना मिला, ₹2 ही मिल रहे हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट क्या है, इनएडिक्वेट है, फिक्स्ड नहीं है। इवन लॉस भी हो सकता है वो रेडी ही ना हो ₹12 में भी परचेज करने के लिए, तो वो हो सकता है 10 में ही आपका ले रहा है, या ₹9 ही पे करने के लिए रेडी है उस प्रोडक्ट के लिए। तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। आपने आपको क्या करना है, जो इन्वायरमेंट में जो डिमांड है उसको पहले सर्च करना है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, प्रोडक्ट बनाना है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर बिजनेस वैसे यही करता है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को किसके अंदर काम करना है, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करना है, जहाँ पे कभी भी लोगों का स्टाइल बदल सकता है, फैशन बदल सकता है, कुछ भी, माइंड भी बदल सकता है, तो उसमें आपको काम करना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो इनएडिक्वेट है, कभी भी फिक्स्ड नहीं रहने वाला है, इवन आपको लॉस भी हो सकता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाते हैं और एक ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहती है मार्केट में जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। आप कितनी भी रिसर्च कर लीजिए पर वो हमेशा रहेंगे ही। कुछ ऐसे इवेंट रहते हैं, ऐसी अनसर्टेनिटी रहते हैं जिनकी वजह से आपको लॉस और प्रॉफिट भी आप फिक्स्ड नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, पर कुछ चांसेस होते हैं कि आपको लॉस भी हो जाए और आपने जितना प्रॉफिट सोचा है वो भी ना हो, है ना। तो ये अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ लॉसेस होते हैं, तो या फिर चांसेस ऑफ लेस प्रॉफिट हो सकते हैं। इसी को रिक्स कहा जाता है, राइट। फिर आते हैं कि ठीक है, तो कॉजेस क्या क्या है, क्या ऐसे कॉजेज हैं जो इस प्रॉफिट को इनएडिक्वेट बनाते हैं या फिर अनसर्टेन बनाते हैं और जो रिस्क को बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो हैं आप देख सकते हैं पिक्चर 1 में। इसमें क्या है, आई थिंक सब कुछ नेचुरल क्लाइमेट या फिर भूकंप वगैरह आया है ना, ऐसे ही कुछ दिख रहा है इस पिक्चर में। और इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये तो शायद हड़ताल पे आ गए, आंदोलन वगैरह या कोई हड़ताल चल रही है। ओके, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कुछ ट्रेंड बदल रहा है ना, कुछ इनका स्टाइल बदल रहा है, पहनावा बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, दैट मीन्स, है ना। फिर से देखिए आप गौर से, इस पिक्चर में फैशन बदल रहा है यहाँ पे। ओके, इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आपने हाथ, ये यहाँ पे इंसान है, ह्यूमन। अब यहाँ पे क्या आ गई, टेक्नोलॉजी, है ना, दैट मीन्स चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो आप इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि कॉजेस क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के। बिजनेस रिस्क के कुछ अनसर्टेनिटी क्यों होती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल क्लाइमेट्स भी हैं, नेचर के भी हमारे हाथ में नहीं होती है ना। नेचर हमारे हाथ में है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल क्लॉजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गए हैं आपकी, अर्थक्वेक है, फ्लूड है, या मतलब कुछ भी हो सकता है, सूखा पड़ गया आपका, है ना, अकाल पड़ गया, और ये सारी जो सुनामी वगैरह आ गई। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, ये नेचुरल हैं, ये होने ही होने, और कब होंगे किसी को कुछ नहीं पता। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर आपके हाथ में नहीं है कि आप उसे रोक लें, है ना। तो ये कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं इसके, जो जिसके वजह से बिजनेस रिस्क जो है वो बनी रहती है। देन सेकंड पे आते हैं हम, तो ह्यूमन कॉजेज भी होते हैं कुछ। ह्यूमन कॉजेज में क्या आ जाएगा आपका, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय आपके डिसऑनेस्ट हैं आजकल। अच्छा, वो चल रहा है मून लिफ्टिंग, क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड आया है, मून लाइटिंग, है ना, मून लाइटिंग है। तो ये आजकल पेपर में भी आया है, मैं पेपर भी पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा। तो मून लाइटिंग का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा है, लाइक कंपनी ए है उसमें काम कर रहा है, ठीक है, उसकी डे की शिफ्ट है, उसने काम किया। फिर कंपनी बी में भी उसने नाइट शिफ्ट में ज्वाइन कर लिया, है ना। ये आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, विप्रो कंपनी ने ये निकाला है कि ये मून लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें काम से निकाला जाएगा, और ये सब। तो ये सब आजकल न्यूज़ में है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो डे में ए में काम करता है, फिर बी में करता है। इनको प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो इधर उधर जा सकते हैं ना, ए के जो सीक्रेट्स हैं वो बी में जा रहे हैं, बी के जो हैं वो ए में जा रहे हैं। तो ये कंपनियों को दिक्कत रहती है इस चीज़ों से। तो मून लाइटिंग जिसे कहा जाता है ना, ये मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है।
तो इससे कंपनियों को प्रॉब्लम हो रही है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा जो भी कर रहा है उनको निकाला जाएगा। तो ये सारी क्या है, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉई में ही ये कवर होगा कि आपके जो सीक्रेट्स हैं वो कंपनी ए के सीक्रेट कंपनी बी में जा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय वहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों जगह काम कर रहे हैं। और कुछ कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिन्होंने जैसे कि कंपनी ए में काम किया, जब तक अच्छा लगा, देन कंपनी बी को ज्वाइन कर लिया, तो उसके जो सीक्रेट्स हैं वो भी लीक हो रहे हैं। तो इसका भी एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है अभी। किसने साइन किया है, एक अडानी ग्रुप ने एंड जियो ने। जियो के यानी कि अंबानी जी ने, रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, हम आपके यहाँ के एम्प्लॉय को इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, एम्प्लॉय को जॉब नहीं देंगे। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया है ना। उस एग्रीमेंट को कहते हैं, मैं बताती हूँ क्या कहते हैं उसको, नो अप्रोचिंग, राइट, नो अप्रोचिंग एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें वो एक दूसरे के एम्प्लॉय को क्या नहीं करेंगी, अप्रोच नहीं करेंगे और आगे अपनी कंपनी में काम नहीं देंगे। उसे नो अप्रोचिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय ऐसे करते हैं कि भाई हम कंपनी ए ज़्यादा रेपुटेटेड कंपनी है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, फिर वो बी में जाता है कि भाई हम ए में काम करके आए हैं, हमें हायर कीजिए और हमें एक्सेस अमाउंट चाहिए। जैसे हमें 10,000 की यहाँ पे सैलरी मिलती है, तो हमें कम से कम 12,000 चाहिए तो ही हम आ रहे हैं, नहीं तो हम 10,000 में तो ए में ही काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ये फॉर्मूला प्राइवेट सेक्टर में अपनाया जाता है। तो इसके लिए इन्होंने इसको रोकने के लिए क्या एग्रीमेंट साइन किया है, एक अडानी जी ने और रिलायंस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसे नो अप्रोचिंग एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो इससे ये एक दूसरे के एम्प्लॉय को अप्रोच नहीं करेंगे, है ना। तो कुछ ये सारा क्यों किया जा रहा है, ताकि वो डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय को रोक सकें, है ना। स्ट्राइक कर देते हैं या फिर इनसफिशिएंट मैनेजर्स हो जाते हैं, भाई एम्प्लॉय की कमी हो गई, काम कम होने लगा, है ना, हमारा जो काम है वो रुक रहा है। तो कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम है जो इन्हें ह्यूमन कॉजेज़ कहते हैं, जैसे हम रोक तो सकते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी कम कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये होने ही होने, कहीं ना कहीं भी ये हो ही जाता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। लाइक आपको मार्केट में एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे, एम्प्लॉय नहीं मिल रहे आपको, मैनेजर कम है हमारे, या फिर इनएफिशिएंट है, यानी कि मैनेजर तो है पर उनके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो उस चीज़ को पूरा हैंडल कर सकें, केयरलेस हो गए कि एम्प्लॉय ने भाई कोई काम करते करते कोई चीज़ टूट गई, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मशीन थी, उसमें ज़्यादा उन्होंने कपड़ा डाल दिया या कुछ भी रॉ मटेरियल डाल दी जिसकी वजह से उसमें डैमेज हो गया, तो केयरलेसनेस जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की ये कुछ प्रॉब्लम है। लीक ऑफ बिजनेस सीक्रेट, बिजनेस के जो सीक्रेट हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, जिसे हम ह्यूमन कॉज कहते हैं, और ह्यूमन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो तो जब तक आपके साथ काम कर रहे हैं तब तक वो आपके हैं, दूसरी कंपनी में चले गए, भाई आप कौन हम कौन, है ना, वो वाला रिश्ता हो जाता है, तो हॉनेस्टी तो ख़त्म। और इवन आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें भी ये होता है कि वहाँ पे भी वो डिसऑनेस्ट रहते हैं कई एम्प्लॉयज़। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं जिसे हम ह्यूमन कॉजेज़ कहते हैं। एक एम्प्लॉई एक ऐसा रिसोर्सेज है जो आपको दूसरी जो कंपनी है उससे अलग बनाता है, तो एम्प्लॉय का अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ह्यूमन कॉजेज़ हो गए जो कि बिजनेस रिस्क को बढ़ाते हैं। फिर आता है आपका इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या, जैसे कि मैंने बात करी, आप फोटो में भी देख सकते हैं, क्या फैशन चेंज हो रहा है, फैशन चेंज होने की वजह से चेंज इन फैशन या टेस्ट, यानी कि अभी हमारे कंट्री में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, पहले कॉफ़ी का ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे कॉफ़ी ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉफ़ी क्या एक ऐसा उन्होंने वो बना लिया कि जो हाई क्लासेस वाले लोग होते हैं वो चाय नहीं कॉफ़ी पीते हैं ना, तो एक ऐसा उसका रेपुटेशन बढ़ गया है, तो कॉफ़ी की अब डिमांड बढ़ रही है, लोग चाय से कॉफ़ी की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि आपके टेस्ट में चेंज आ रहा है, आपकी प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, कि आप पहले जो पहनते थे कपड़ों में, लाइक जॉर्जेट के कपड़े आप पहले पहनना पसंद करते थे, पर ये एक फैब्रिक आप अब पसंद नहीं कर रहे हैं। आपके पास जैसे जैसे पैसा आने लगा है, पहले आप लोकल ब्रांड्स को प्रेफर करते थे, पर आप ब्रांडेड कपड़ों को ही प्रेफर कर रहे हैं, है ना। तो आपके प्रेफरेंस बदल रहे हैं, आपके टेस्ट बदल रहे हैं, फैशन में चेंज आ रहा है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज आ रहा है, उन्होंने बोला भाई हम सब्सिडी नहीं देने वाले आपको किसी चीज़ में, या फिर ऐसा आप ऐसा प्रोडक्ट मत बनाइए। लाइक मैगी जो आई थी, मैगी, है ना, बीच में क्या आया था कि उसमें कांच निकलने लगा, मैगी में आया था ना ऐसा प्रॉब्लम कि मैगी में कुछ कांच निकल रहा है, तो गवर्नमेंट ने भी रोक लगा दी, भाई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर उन्होंने बताया कि काफ़ी केस वगैरह चला, अब मैगी मार्केट में फिर से है, मैगी लवर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई कि भाई मैगी दोबारा आ गई मार्केट में, है ना।
तो ये कुछ ऐसी होते हैं, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी बना देती हैं कि भाई आप काम नहीं कर सकते, या फिर ये आप करेंगे तो इस दायरे के अंदर आपको रह के करना है। तो ये कुछ होते हैं। और कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी आ जाती है, लाइक पहले मैगी ही ज़्यादा थी, अब यिप्पी आ गई है, कॉम्पिटिटर बढ़ गए हैं, तो उनके कंज्यूमर कहाँ पे, पूरे पहले मैगी के पास थे, अब नूडल्स अलग अलग जो बढ़ते जा रहे हैं, उनके नाम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उनके कंज्यूमर कुछ कम होते जा रहे हैं, है ना। तो आपका फेवरेट क्या है भाई? मेरे को तो यिप्पी पसंद आने लगा है आजकल। आप मेरे को बताइए, आपका मैगी है या यिप्पी या कुछ और? ओके, सो ये होते हैं कुछ कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज़ भी होती हैं, लाइक मैगी और यिप्पी की बात करें, है ना। मैगी में क्या, यिप्पी अगर सस्ती आ रही है तो आप सोचते हैं कि दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, चलो हम यिप्पी वाला परचेज़ करते हैं। या फिर कुछ बोलते हैं नहीं भाई हमें तो मैगी ही खरीदनी है, मैगी का ही टेस्ट अच्छा लगता है, तो कुछ मैगी पे जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो किस में आते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ में आते हैं। डिपेंड करता है आपका प्रेफरेंस कैसे बदल रहा है, आपका टेस्ट बदलना है या चेंज इन फैशन, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक कॉजेज़ में आते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस जो हमारा प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन रहता है, और अनसर्टेन प्रॉफिट है इसलिए ही बिजनेस रिस्क है। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में आपके क्या आ जाएंगे, चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जहाँ पहले ह्यूमन ही काम करते थे वहाँ पे अब क्या आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो ह्यूमन अब क्या कम लगने लगे हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स की ने उनकी जगह ले ली है, और काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। लाइक जो ह्यूमन जो है, लाइक यहाँ पे मैन पहले 10 वर्कर काम करते थे, अब वहाँ पे एक मशीनरी मिलकर वो 10 वर्कर मिलकर 100 यूनिट बना पाते थे। एक मशीनरी एक दिन में कितने बना रही है, 1000 यूनिट्स बना दे रही है। तो ये क्या, टेक्नोलॉजी में चेंज। आपके कंप्यूटर के पास जो है ये टेक्नोलॉजी है, और वो इतना प्रोडक्शन एक दिन में कर ले रहा है, आप इतना कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी में भी कुछ चेंज आएगा, जिसकी वजह से भी आपकी बिजनेस रिस्क बनी रहेगी। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से आप फर्दर आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपकी बिजनेस रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कैसी है, उसका क्या नेचर है। अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, तो अभी अभी हमने बात करी, ये अनसर्टेनिटी की वजह से आती है। नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का, कि वो अनसर्टेनिटी की वजह से है। यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या हमें करती है, श्योर टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है हमने उसे देखा, लेकिन पर वो सर्टेन नहीं है कि जो आपने सोचा, जो प्लान किया, वो सारा कुछ वैसा ही चलने वाला है ना। तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए अनसर्टेनिटी है, इसलिए बिजनेस रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हाँ, ये हर एक बिजनेस का है, आप कोई सा भी बिजनेस ले लीजिए, रिस्क वहाँ पे रहेगी ही। आप जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर पूरा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सारी ही चीज़ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलने वाली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। किस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके का आपका बिजनेस है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और क्या साइज़ है बिजनेस का, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो रिस्क है वो कितनी है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, जैसे कि पेरिसेबल जो गुड्स होते हैं, पेरिसेबल जो गुड्स होते हैं, आप उनको ज़्यादा देर तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते। पेरिसेबल यानी कि जो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, लाइक वेजिटेबल वगैरह जो होती हैं, आप ज़्यादा उनको स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, उसके हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आपकी डिग्री ऑफ रिस्क कितनी है। जितना बड़ा बिजनेस है उतनी बड़ी रिस्क है, जितना छोटा रहेगा तो छोटी रिस्क है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, राइट। आपका जो आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं ना, वो क्या है, रिस्क जो आप ले रहे हैं उसका रिवार्ड है, कि भाई आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आपको ये मिलेगा ना। आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी, उसमें वो लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, वैसे कि जान का उसमें काफ़ी डेंजर उसमें वो रहते हैं। तो वो लोग जो करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो रिस्क ले रहे हैं उसका बाद में क्या उन्हें मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। जो जीत जाता है उस रिस्क करने में, उसे रिवॉर्ड मिलता है, भाई वो जीत गया खतरों के खिलाड़ी में, है ना, यही होता है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या है, उनका रिस्क का रिवॉर्ड है। क्या है, उनके रिस्क जो उन्होंने लिया है उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो खतरों के खिलाड़ी का एग्जाम्पल याद रखना है आप, है ना।
तो ये चीज़ हो गया। तो कैसा नेचर है, पहला आपका हो गया अनसर्टेनिटी, एंड नेक्स्ट है पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये हर बिजनेस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर डिग्री डिपेंड अपॉन द नेचर, कि आपका नेचर कैसा है और साइज़ कितना है। साइज़ अगर बड़ा है तो बड़ी रिस्क, छोटा है तो छोटी रिस्क, और नेचर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, पेरिशेबल है तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं तो आप तो अभी नहीं बेचा तो स्टोर करके रख लीजिए, शायद अगले सीजन में बिक जाए, तो ऐसा हो जाता है ना। प्रॉफिट डिपेंड अपॉन दी, अच्छा रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क, जो आप रिस्क ले रहे हैं वो उसी का रिवॉर्ड होता है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस की जो रिस्क है वो दो तरीके की होती है, एक होती है स्पेकुलेशन एंड एक होती है प्योर। ये दो तरीके की होती है, एक होती है स्पेकुलेशन एंड सेकंड वन इज प्योर। पहले प्योर के बारे में पढ़ते हैं। प्योर क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड नो लॉस। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो लॉस होगा या नहीं होगा। ठीक है, एंड सेकेंड इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे ड्यू टू फायर, ये जैसे फायर की वजह से हो गई, अर्थ थेफ्ट आ गया, स्ट्राइक हो गई, अर्थक्वेक आ गया, तो ये चीज़ है, ये तो या तो होंगे या तो नहीं होंगे, हमारे हाथ में नहीं है। जो होंगे तो होने ही है, नहीं है तो नहीं होंगे, है ना। और आप इनको इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इनका क्या करा सकते हैं, इंश्योरेबल रिस्क है, आपको इसको कम कर सकते हैं। किस तरीके से, इंश्योरेंस करा के। आप इंश्योरेंस करा लीजिए, अर्थक्वेक हो गया, कोई डैमेज वगैरह हो गया तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा, है ना। फायर हो गई या थेफ्ट ले गया तो उसका आपको पैसा मिल जाएगा। तो आप इस रिस्क को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, किस तरीके से, इंश्योरेंस करा के। इसे क्या कहेंगे, प्योर। ये प्योर है, या तो होंगी या नहीं। देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो है या नहीं है, हमें नहीं पता, हो सकता है अर्थक्वेक आए, हो सकता है नहीं आए, हो सकता है चोर चुरा के ले जाए, हो सकता है ना ही ले जाए, हो सकता है बिल्डिंग में आग लगे या ना ही लगे। तो ये ऐसे कॉजेज हैं जो कि हम या तो होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, फिर आती है सेकंड, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, ये क्लियर है आपको। पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, या तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या हो सकता है लॉस भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका गुड तो चला गया ना, मतलब या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, या तो प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे क्या है, या तो लॉस होगा या फिर लॉस होगा ही नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, या तो ये फिक्स्ड है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, इन दोनों में से कुछ होना है, अच्छा या बुरा। ठीक है, अब क्या है, ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, कुछ मार्केट कंडीशन बढ़ गई, ऐसी हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, लाइक, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या लोगों का टेस्ट फैशन बदल गया, उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं, आपने बना के रख लिया, फैशन ही चेंज हो गया, तो कोई आपको उसको परचेज करने वाला नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस हो जाएगा। या तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ गेन है या फिर लॉस है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, या तो अगर वो बिच रहा है तो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स हो जाएगी, नहीं बिचेगा, अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस हो जाएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज हो गई, या कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो गई, या फैशन चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या था, इस वाले केसेस में क्या था, नेचुरल कॉजेज। यहाँ पे जो कॉजेज हैं वो क्या है, नेचुरल कॉजेज यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो कॉजेज हैं वो कौन से हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हैं। कौन से कॉजेज हैं आपके, इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, ये मार्केट कंडीशन की वजह से चेंज हो रही है, ये क्लियर है। और आप इसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। भाई, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि लोगों का टेस्ट ना बदल जाए, हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं इस चीज़ का, तो ये चीज़ जो है आपकी इंश्योरेबल नहीं होती हैं, नॉन इंश्योरेबल हैं, यानी कि आप इनको कम नहीं कर सकते। या तो यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ पे दो ही कंडीशन है, और इसमें क्या है, या तो आपको लॉस होगा या फिर नहीं ही होगा। ठीक है, तो आप दुआ करोगे भाई लॉस ना हो, ना हो, ना हो, अर्थक्वेक ना आए। अगर नहीं आता है तो आपको, और अगर आता भी है तो आप उस चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, पर इसमें आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो ये आपका बिजनेस ट्रेड का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेचर एंड ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस का जो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था आपका, कंप्लीट हो गया। तो इसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके MCQ देखेंगे, कम से कम 5 to 10 MCQ में लेके आऊँगी, जिसमें हम MCQ करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर MCQ करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए चलिए लाइक शेयर करते रहिए।